है ना, हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी, व्हेन अ सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड एंड व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड। तो ये दो हेडिंग में पढ़ना है, पर पहले ये डेफिनेशन लिख लो, सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन लिख लो कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये अमाउंट भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। मैंने उस दिन कहा था ना कि मैं दोनों को अलग अलग मास नहीं दूंगा, कि एक को आधा लीटर पानी दिया, एक दूसरे को 1 लीटर पानी दिया। जाहिर सी बात है, जिसके पास ज्यादा पानी होगा वो ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाएगा, इसलिए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दोनों को बराबर देंगे, तब आप सही मेजरमेंट कर पाओगे। वो सेकंड लाइन में लिख लेना ना, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। इसको तो हमने डिस्कस भी कर लिया था ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कंसेप्ट। और टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको ही मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि प्रेशर हैज नो रोल टू प्ले इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, बट गैस इन लिक्विड में उसका मेजर रोल रहेगा। और टेम्परेचर के लिए मैंने बताया था कि हर बार जरूरी नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी बढ़े, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका सॉलिबिलिटी का रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है, उस पर डिपेंड करेगा कि द सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और इट विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, तो चलो पहले नेचर वाला लिखते हैं, फिर अपन उसमें आते हैं। ठीक है, तो पहला लिखिएगा, अच्छा पहले अपन सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे ना, तो मेन हेडिंग रहेगा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid, फिर गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे, है ना। solubility of solid in liquid, इसमें हाइफन डाल के लिखें, the important factors on which 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 the solubility depends are, the solubility depends are, solubility depends are, first point लिखो, nature of the solute and the solvent, nature of the solute and the solvent, nature of the solute and the solvent, हाइफन डाल के लिखेंगे, इन जनरल, इस पॉइंट के बारे में लिख रहे हैं ना अपन, इन जनरल, इन जनरल a solid dissolves in a liquid, in general, in general a solid dissolves in a liquid, in general a solid dissolves in a liquid which is chemically similar to it, in general a solid dissolves in a liquid which is chemically similar to it, which is chemically similar to it, that is like dissolves like dissolves like, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना इसको, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या हुआ, और इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थात एक पोलार सॉल्यूट को पोलार सॉल्वेंट चाहिए और एक नॉन पोलार सॉल्यूट को नॉन पोलार सॉल्वेंट चाहिए। तो लिखो, दिस मीन्स दैट पोलार
polar solutes, this means that polar solutes like NaCl, polar solutes like NaCl, NaCl ionic solid है ना, Na positive Cl negative, it has got two poles, cation and anion, like NaCl, dissolves in polar solvents like water, dissolves in polar solvents like water, dissolves in polar solvents like water, and are very little soluble in, and are very little soluble in, and are very little soluble in non-polar solvents, and are very little या almost insoluble भी बोल सकते हैं अपन, in non-polar solvents like benzene, वो भी हो सकता है, ईथर भी होता है, बेंजीन कॉमा ईथर एक्सेट्रा. ईथर ना, ETHER, ईथर इज अनदर फंक्शनल ग्रुप, ROR है ना. इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ROR, यानी कि R एक अल्किल ग्रुप, इधर वाला भी एक अल्किल ग्रुप, बीच में एक ऑक्सीजन. ठीक है, ROR. ठीक, चलिए नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिखेंगे. सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर. टेम्परेचर, टेम्परेचर. हाँ, इसमें लिखेंगे on the basis of effect of temperature, on the basis of effect of temperature, on the basis of effect of temperature, the various ionic substances, the various ionic substances are divided into two categories, are divided into two categories. The various ionic substances are divided into two categories. Category 1 लिखना first. Those whose solubility increases, those whose solubility increases with increase in temperature, those whose solubility increases with increase in temperature. हाँ, एंडो वाले देखो, समझना इस चीज को. देखिए, आपने सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिया. एंडो में क्या होता है? हीट इज एब्सॉर्ब्ड, और आपको क्या मिल गया? सॉल्यूशन. इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है. ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, राइट. यानी कि सॉल्युबिलिटी वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और इसके ऑपोजिट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अगर आप इस रिएक्शन को सॉल्युबिलिटी बोल रहे हो, या एक और वर्ड यूज करते हैं अपन, डिसोल्यूशन. सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इसे कहते हैं डिसोल्यूशन. तो इसका ऑपोजिट प्रोसेस क्या कहलाएगा? हाँ, प्रेसिपिटेशन. क्या कहलाएगा? क्योंकि वो प्रेसिपिटेट हो रहा है ना. पहले क्या हुआ? सॉलिड गेटिंग डिसॉल्व, तो गायब हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई. उल्टा अगर सॉल्युबिलिटी यानी कि सॉल्यूशन से सॉल्यूट वापस आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रेसिपिटेशन, या क्रिस्टलाइजेशन ही बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल्स आर कमिंग बैक, तो इसको आप बोल लो प्रेसिपिटेशन. ठीक है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और बैकवर्ड रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी घट रही है. ये क्लियर है? चलिए, अब अगर आप मान लीजिए ये जो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, इसमें आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर. तो एक साइंटिस्ट का नाम याद है आप लोग को? ली चैटलियर. ये फिर से आ गया यहाँ पे, है ना. ली चैटलियर प्रिंसिपल अपन ने क्या पढ़ा था? वो अंडू करते थे ना, कि जिस भी इफेक्ट के कारण इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, उसका अंडू इफेक्ट होगा,
एंड इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश हो जाएगा। तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था, करेक्ट? तो उसका अंडू इफेक्ट क्या होगा? टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब बताइए टेम्परेचर कब कम हो रहा है, फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में? बैकवर्ड में तो हीट और जनरेट हो रही है, फॉरवर्ड में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, राइट? आप खुद देखो ना, आपके सामने तो लिखा है। अब बैकवर्ड रिएक्शन में तो सॉल्यूशन क्या दे रहा है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, तो ये तो गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अपन को तो टेम्परेचर कम करना है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। नाउ टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर को घटना चाहिए, और टेम्परेचर कब घटेगा? जब वो फॉरवर्ड रिएक्शन में आएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। फॉरवर्ड में तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है ना, खुद ही लिखे अपन प्रोसेस कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। और यही अगर आपने टेम्परेचर घटाया होता, तो डिक्रीज किया होता, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती, क्योंकि टेम्परेचर घटाना मतलब अंडू इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ाना, और टेम्परेचर कब बढ़ेगा? रिवर्स रिएक्शन में। तो यानी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओ सॉल्युबिलिटी घटेगी। है मैं क्लियर? तो ये पहली कैटेगरी है हमारी। कौन सी कैटेगरी? जिसमें क्या लिखा आपने हेडिंग? दोज हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये वो कैटेगरी हो गई। और इसकी उल्टी कैटेगरी क्या हो जाएगी? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप ले रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में ही सॉल्यूशन बन रहा है, पर साथ में हीट भी जनरेट हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन में, और बैकवर्ड रिएक्शन में उल्टा। तो अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? सॉल्युबिलिटी वाला जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। और जो आपका प्रेसिपिटेशन वाला रिएक्शन है वो कौन सा है अब? एंडोथर्मिक। जनरली गैसेस इस टाइप का रिएक्शन शो करती हैं, एंड सम सॉलिड्स। ठीक है, तो अब यहां क्या होगा? यहां आपने टेम्परेचर अगर बढ़ाया, तो अगेन टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर कब कम होगा? हाँ, जब बैकवर्ड जाएगा। हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए ना, तब तो टेम्परेचर कम होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, एंड टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन सॉल्युबिलिटी रिएक्शन एंडो है या सॉल्युबिलिटी रिएक्शन एक्सो है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। क्लियर है? ठीक है, चलो लिखते हैं दोनों के बारे में। तो क्या लिखे अभी? दोज हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें हाइफन डाल के लिखिए मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, most of the substances most of the substances like NaCl, KCl, etc. fall into this category, fall into this category, fall into this category. Full stop. In this, the process of dissolution is endothermic. In this, the process of dissolution is endothermic. In this, the process of dissolution is endothermic. आप ऊपर वाला रिएक्शन लिख लोगे क्या? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट गिव्स यू सॉल्यूशन। एंडो एक्सो लिख लेना ऐसे एरो के ऊपर, और इक्विलिब्रियम का साइन बना देना। अभी ये वाला लिख रहे हैं अपन, अभी ये मत लिख देना, पहले ये लिखो, इसके बारे में ली चैप्टर लिखते हैं, और फिर इसमें आएंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट गिव्स यू सॉल्यूशन, फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर एंडो और बैकवर्ड के नीचे एक्सो। तो अभी हमारा डिसोल्यूशन रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिसोल्यूशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इसमें लिखते हैं नीचे अप्लाइंग Lee Chatelier's principle applying Lee Chatelier principle, as the temperature is increased, applying Lee Chatelier's principle, as the temperature is increased, equilibrium will shift
as the temperature is increased, equilibrium will shift in a direction, in which the heat is absorbed. तभी तो टेम्परेचर कम होगा. In which the heat is absorbed. देखो, when heat is absorbed, temperature goes down. When heat is released, temperature goes up. ये तो सिंपल सा फंडा है. ठीक है. In the direction in which heat is absorbed, that is in the forward direction. That is in the forward direction. That is in the forward direction. क्या हुआ राज? कुछ डाउट है तो पूछो अभी. ठीक है. अभी हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं जहां पे सॉल्युबिलिटी रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है. और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड. और एक्सो का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड. आप देखो ना, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? सॉल्यूशन. प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट. मैं एक्सो की बात कर रहा हूं ना. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? ये है. प्रोडक्ट कौन है? ये तीनों. यानी कि ये दोनों साथ में हीट इज रिलीज्ड, तभी तो एक्सो बोल रहे हैं ना. और एंडो में ये दोनों रिएक्टेंट है विच आर एब्सॉर्बिंग हीट, जिससे टेम्परेचर डाउन हो जाए. और प्रोडक्ट क्या है हमारा? सॉल्यूशन. क्लियर है? तो यहां पे जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका अनडू इफेक्ट ली चैटले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे टेम्परेचर कम होना चाहिए. और टेम्परेचर कब कम होगा? व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड, नॉट व्हेन इट इज रिलीज्ड. ठीक है. हाँ, तो क्या लिखे? दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. Hence more of the solute passes into the solution. Hence more of the solute passes into the solution. Hence more of the solute passes into the solution, thereby increasing solubility. Thereby increasing solubility. Passes into the solution, thereby increasing solubility. Thereby increasing solubility. आपको शॉर्ट में अगर ये चीज लिखनी है तो आप लिख सकते हो. कहीं पे ऐसे ही छोटा सा बादल बना लो, वही एंडोथर्मिक के बगल में ही, वहां लिख लो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी घटती है. ये समरी हो गया. ये बादल समरी हो गया. समझ रहे हो आप लोग? और उसका रीजन है वो ली चैटले प्रिंसिपल. ठीक है. चलो सेकंड कैटेगरी लिखते हैं. सेकंड कैटेगरी क्या लिखोगे? दोज हुज सॉल्युबिलिटी. अभी क्या लिखे थे? दोज हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर था ना. अब होगा दोज हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. उल्टा. दोज हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्या हो गया? वो तो यही हो गया ना. जैसे इंक्रीज होने में इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने में डिक्रीज भी होगा ना. अभी जो हम लिख रहे हैं वो उल्टा काम करेंगे. टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज. हाँ. दोज हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसमें हाइफन डाल के लिखो. देयर आर अ फ्यू सब्सटेंसेस लाइक there are a few substances like lithium carbonate. बहुत रेयर सब्सटेंस जो हम बहुत रेयरली यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना. कुछ ऐसे सॉल्ट जिसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर. आज तक हम यही सोचते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. क्यों? क्योंकि हम नमक को डिसॉल्व करते थे, शक्कर को डिसॉल्व करते थे. तो हमको यही लगता था कि हर सॉल्ट या हर सॉलिड को डिसॉल्व करने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. बट ऐसा नहीं है. देयर आर सम सॉलिड्स जो जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है. ठीक है. हाँ, क्या लिखे? लिथियम कार्बोनेट. एक एग्जांपल और लिखना. सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट. Na2CO3. मोनोहाइड्रेट मतलब क्या होगा? डॉट H2O. अरे आप लोग ये नहीं पढ़ते थे वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा क्या था? सोडियम कार्बोनेट था, पर वो डेकाहाइड्रेट था. 10H2O. डेका मतलब 10. हाँ. हेमी आधा होता है. ठीक है.
हाँ हेप्ट बोल सकते हैं उसको, जैसे अपन 5 के लिए पेंटा बोलते हैं, पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट एक एग्जांपल और है जिसमें सॉल्युबिलिटी घटेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, हाँ इसमें लिखो हाइफन डाल के, अच्छा फुल स्टॉप डाल के, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है ना। इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडो था, बट इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सो है, तो वही लिख रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट their dissolution process is exothermic. Their dissolution process is exothermic. This is due to the fact that their dissolution process is exothermic. ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो। solute plus solvent gives solution plus heat, ये हो गया एक्सोथर्मिक। तो जो भी प्रोसेस फॉरवर्ड एंडो होता है तो बैकवर्ड एक्सो होता ही है, फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो, फॉरवर्ड एंडो तो बैकवर्ड एक्सो। अरे यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो तो उधर से हीट रिलीज होती हुई दिखेगी, और यहाँ आप हीट रिलीज कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसे घुमोगे तो एब्जॉर्ब करते हुए दिखेगी। तो जो प्रोसेस फॉरवर्ड एक्सो होता है वो बैकवर्ड एंडो होता है, क्योंकि हीट का उल्टा ही तो कंसेप्ट है ना दोनों में, एक एब्जॉर्ब कर रहा है दूसरा रिलीज कर रहा है। लिख लिया रिएक्शन। तो यहाँ पे वो पूरा नहीं लिखते, वापस ली चैट लिटरेचर, आप लोग सीधा बस डायरेक्टली लिख लो इस टाइप का एक क्लाउड बना करके कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, एंड टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलो ठीक है, प्रेशर के लिए एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं बस कि क्या सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो उनका प्रेशर प्रेशर का उनपे कोई रोल नहीं है उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने या घटाने में। ठीक है, तो लिख लो यही वाला बस लाइन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ही डालना। थर्ड फैक्टर है ना ये, पहला फैक्टर क्या था नेचर, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखो और सीधा ये दो लाइन लिख दो बस। हाँ, उसमें तो होगा ही, गैस तो कंप्रेसिबल है ना, तो वहां पे अपन प्रेशर का रोल पढ़ेंगे, इनफैक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। हाँ लिख लो जल्दी से, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी of solids and liquids. It is so because solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by changes in pressure. आप प्रेशर दोगे भी तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा because they are incompressible. अभी अपना मेन हेडिंग क्या चल रहा है, solubility of solid in liquid, उसी के अंदर तीनों लिखे हैं ना, क्योंकि अब अगला हेडिंग आने वाला है solubility of gas in liquid। तो जो भी नंबरिंग आपने सॉलिड इन लिक्विड वाले हेडिंग को दी होगी उसके आगे की नंबरिंग देना अब, और ये तीनों फैक्टर उसके अंदर ही लिखे हैं हम, समझ के चलो नोट्स क्या बना रहे हो। हाँ 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, पर वो दो ही पढ़ने हैं। आप हर सॉल्वेंट के साथ तीनों सॉल्यूट ले सकते हो ना, तभी तो 9 हुए ना, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, ऐसे ही तीनों के साथ बनेंगे तो 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग, solubility of a gas in a liquid, solubility of a gas in a liquid। ठीक है, यहां भी नेचर वाला तो सेम है कि जो गैस वाटर के साथ केमिकली मिक्स हो जाए, रिएक्ट कर जाए, केमिकली सिमिलर है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और जो नहीं करेगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, जस्ट लाइक जैसे अपन ने सॉलिड वाले में लिखा। ठीक है, और जैसे ऑक्सीजन हम बोलते हैं डिजोल्व होता है, बट वो बहुत कम होता है डिजोल्व,
है ना। एक्वेटिक प्लांट्स को भले मिलता है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, बट वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। और उसमें भी टेम्परेचर का मेजर रोल प्ले होता है। जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स है ना, दे फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। वो ठंडे पानी में ज्यादा क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे इसमें नीचे, इसी लाइन से चालू करते हैं ये वाली। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। Solubility of gases in liquids is greatly affected by pressure and temperature. Pressure and temperature. Greatly affected by pressure and temperature. ठीक है, पहले टेम्परेचर लिखते हैं। चलिए टेम्परेचर, तो जैसे वहां पे हमने टेम्परेचर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था ना, एक ऐसे सॉलिड्स जिनका सॉल्युबिलिटी प्रोसेस एंडो है, और ऐसे सॉलिड्स जिनका सॉल्युबिलिटी प्रोसेस एक्सो है। बट गैसेस के लिए एक ही होता है, एक्सो, ठीक है। तो नीचे लिखो, solubility of gas in a liquid, solubility of gas in a liquid decreases with increase in temperature। तो फिर यही बात होगा, एक ही चीज है ना। अगर प्रोसेस एक्सो है तो क्या होता था, उल्टा होता था ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती थी। तो solubility of gas in liquid decreases with increase in temperature। Solubility of gas in liquid decreases with increase in temperature, full stop. This is because the dissolution of a gas in a liquid is an exothermic process. This is because the dissolution of gas in a liquid is an exothermic process. Is an exothermic process. This is because the dissolution of a gas in a liquid is an exothermic process। मतलब हमारा सेकेंड केस, सॉलिड का सेकेंड केस ही इसका लौता केस है। तो वहां पे क्या हो रहा था, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी कम हो रही थी। तो यहां भी वही चीज होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करने पर सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? तभी तो बोला ना, कोल्ड वाटर में दे फील कंफर्टेबल, लेकिन टेम्परेचर कम मतलब कोल्ड वाटर, और वहां पे सॉलिबिलिटी बढ़ती है। तो फिशेस फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गैसेस में आते हैं। लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में, सॉरी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो ये भी आप लोगों को पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यहां पे आप देख सकते हो, देखो ये एक वेट W1 रखा है, यहाँ पे 3 वेट रख दिए हैं, यानी कि प्रेशर बढ़ा है। ये आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, ये आपका सिलेंडर है, एंड दिस इज नोन एज पिस्टन। पिस्टन मतलब वो जो आप जिससे हवा भरते हैं ना, वो उसी को सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे पिस्टन रखा है जो कि मूव हो सकता है बिकॉज ऑफ वेट। तो आपने ज्यादा वेट पुट किया तो मोर एंड मोर गैस इज गेटिंग डिजॉल्व इन व्हाट, वाटर, या जो भी लिक्विड है उसमें, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो लिखेंगे, इसका जो लॉ है वो हेनरी लॉ, तो ब्रैकेट में लिखना हेनरी लॉ, ब्रैकेट में लिख लो जहां भी आपने हेन डाला है ना, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। और इसका स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। आप जितना ज्यादा प्रेशर दोगे गैस के ऊपर, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लिख लो, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट, या द लॉ स्टेट्स दैट the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। ठीक है। अब हमने शुरू में कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे ना, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी, ये सब पढ़े थे ना। तो उन्हीं में से कोई कंसंट्रेशन टर्म को यूज करेंगे टू एक्सप्रेस सॉल्युबिलिटी।
ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन को अपन यूज करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग सॉल्युबिलिटी कि इतना मोल फ्रैक्शन गैस डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, तो अगर उसको अपन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लॉ, देखो, इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते थे, x. If we use mole fraction of the gas in the solution as a measure of its solubility, then it can be said that mole fraction of gas in the solution is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution. ठीक है, तो ये भी लिख लो, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, या फिर सीधा ये लिख लो, ये वाला उसको मत लिखो, ये डायरेक्टली लिख लो, और करके लिखना। ठीक है, आपने एक ये स्टेटमेंट तो लिखा होगा, इसमें और करके लिख लो, और द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जिसको अपन P बोल रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जिसको अपन x से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ऊपर का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, नीचे का भी लिख सकते हैं, पर नीचे के स्टेटमेंट से ना हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है, इसलिए नीचे का स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी को देख करके आप मैथमेटिकली लिखोगे कि हेनरी लॉ क्या होता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। देखो एक आध वर्ड यहां पे क्यों यूज हुआ है वो समझते हैं ना, लिख लो पहले स्टेटमेंट। पार्शियल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल, एक पार्ट, पूरे का कोई एक हिस्सा, उसको पार्शियल बोलेंगे। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर वर्ड क्यों यूज किए, मान लीजिए दो गैस है, तो जिसके कारण प्रेशर ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा डिसॉल्व होगा। मान लीजिए गैस ए गैस बी, गैस ए का प्रेशर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि मोर एंड मोर गैस ए विल डिसॉल्व, तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। अगर बी ज्यादा डिसॉल्व हो रही होगी तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा सॉल्यूशन के अंदर। इसलिए पार्शियल वर्ड यूज किया कि अगर ज्यादा गैस होंगी तो सबका इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो दोनों मिलके दे रहे होंगे वो टोटल प्रेशर होगा, पर एक गैस के कारण वाले प्रेशर को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। जैसे यहाँ पे भी इतने सारे लोग बैठे हैं, है ना, सब कोई ना कोई गैस रिलीज कर रहे हैं, तो वो सबका पार्शियल गैस हो गया, पार्शियल प्रेशर हो गया, मिला करके टोटल जो गैस बन रही होगी वो टोटल प्रेशर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए मैथमेटिकली लिख लो नीचे, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली पहले प्रोपोर्शनैलिटी वाला इक्वेशन लिखना, फिर ये लिखना मैथमेटिकली P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, पहले ये लिखना, फिर इक्वल टू लगा के KH इंटू एक्स लिखना। P यानी कि पार्शियल प्रेशर, थोड़ी देर बाद में उठा लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मोल फ्रैक्शन। नाउ रिमूव दैट प्रोपोर्शनैलिटी साइन और लगा दो एक कांस्टेंट KH, एंड दिस KH इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। नीचे नाम भी लिखना उसका नीचे, वेयर KH इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो सिंपल सा फंडा, अगर आपसे पूछा जाए कि हेनरी लॉ किस चीज पे डील करता है, तो हम क्या बोलेंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। और वो क्या बोलते हैं कि जितना ज्यादा ऊपर आप गैस को प्रेशराइज करोगे ना, वो उतना ज्यादा गैस सॉल्युबल होगी सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो यही कंसेप्ट मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड को जब फिल करते हैं तो वो हैवी प्रेशर से फिल करते हैं। आप ऊपर से हाई प्रेशर लगा करके कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर डालोगे ताकि वो पानी में डिसॉल्व हो जाए, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाए इन द सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रही बात, हो गया, यहां तक लिख लिए KH इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट। आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, P और X के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, वही y इज इक्वल्स टू mx। आप इसको कंपेयर करो ना अपने मैथ्स के स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, y इज इक्वल्स टू mx होता था, प्लस c भी लिखते थे, पर उस लाइन को फिर हम यहां से चालू करते थे, ओरिजिन से चालू नहीं करते थे। बट सिर्फ इतना ही लिखा है तो कहां से चालू होगा, ओरिजिन से। when x is equals to 0 y is equals to 0, when x is equals to 1 y is equals to 1 या m, जो भी इसका स्लोप होगा। ठीक है, तो ग्राफ बना लेंगे इसका, ग्राफिकली y एक्सिस में ले लेना प्रेशर, या एक पर्टिकुलर HCl के बारे में बात कर रहा है, आप सिंपल P लिख लो बस अभी, है ना। पार्शियल प्रेशर या सिर्फ प्रेशर भी लिख दोगे तो भी चलेगा, यहां पे प्रेशर लिख लो P, और यहां पे x मोल फ्रैक्शन लिख लो, और इसका ग्राफ बना देना सीधा ऐसे, और यहां
लाइन के पास लिख देना के एच स्लोप होगा ना। अगर आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन को अपने लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो व्हाट इज स्लोप? के एच इज द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ। यूनिट होता है प्रेशर का। बार पढ़े हो आप लोग, है ना, और एटीएम पढ़े हो, फिर एमएमएचजी भी पढ़े हो। एमएमएचजी तो मोस्ट कॉमन है ना, जिससे मर्क्यूरी का कितना मर्क्यूरी ऊपर चढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। ठीक है, तो ये यूनिट्स है हमारे प्रेशर की। मोल फ्रैक्शन को काई ऐसा होता सिंबल, एक्चुअली एक्स से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। नहीं, एक्स ही बोलते हैं। क्या होता है इसमें? तो एक्स ही लिखा है, एनसीईआरटी में तो एक्स ही लिखा हुआ है, चलेगा। ठीक है, सिंबल है वो तो बस। ठीक है, कंसेप्ट समझो, है ना, क्लियर है ये। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब केएच के ऊपर बात करते हैं ना, क्योंकि केएच पे भी डिपेंडेंसी है ना। केएच किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। ये एक टेबल आपकी एनसीईआरटी में भी दी होगी, देखना ध्यान से कि केएच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है कैसे, ध्यान देना। कोई भी एक गैस पकड़ते हैं, चलो N2 को पकड़ लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को। आप दो टेम्परेचर ऑब्जर्व करना, 293 केल्विन पे केएच की वैल्यू कितनी है? 76.48। और 10 डिग्री बढ़ा दिया मैंने टेम्परेचर, 303 किया, तो अब वैल्यू कितनी हो गई? 88। यानी कि केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओ, केएच का वैल्यू बढ़ रहा है ना। अच्छा, यूनिट क्या होगी केएच की? आप फॉर्मूला से निकालो, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के एच? जो पी का है ऑब्वियसली। देखो एक्स तो यूनिटलेस होता है, मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस है ना भाई। मोलारिटी नहीं है कि मोल पर लीटर लिख दिए, या मोलारिटी नहीं है मोल पर केजी लिख दिए। मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल बाय मोल का रेशियो है। तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो पी और के एच का यूनिट सेम होगा। वो आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में, डायमेंशनल एनालिसिस में। तो के एच का यूनिट क्या होगा? प्रेशर के बराबर। तो भी तो आप देखो ना वैल्यू, किलो बार। के बार मतलब किलो बार में लिखा हुआ है ये सारे ये नंबर्स किस में लिखे हुए हैं? किलो बार में। और यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया कि केएच का वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। केएच का वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। देखो यहां पे अपन वापस से प्रूव करेंगे वो ठंडे पानी वाला कंसेप्ट, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच बढ़ेगा। इसका उल्टा भी तो ट्रू है ना, कि टेम्परेचर कम करोगे तो केएच कम भी होगा, वाइस वर्सा, राइट। अब देखिए, अगर केएच कम होता है, ध्यान देना, हमारा फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। तो व्हाट इज एक्स? P अपॉन के एच। अब आप सोचिए, जब पानी ठंडा है, ठंडा है ना पानी, तो के एच का वैल्यू कम है। और अगर के एच का वैल्यू कम है तो एक्स का वैल्यू ज्यादा है, यानी कि मोर और मोर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी डिजॉल्व इन द वाटर। तो ये रीजन है कि वाई aquatic animals feel comfortable in cold water rather than in warm water। फिर से समझना इस चीज को, टेम्परेचर घटने से केएच घटता है, और केएच के घटने से एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि मोर एंड मोर गैस विल बी डिजॉल्व, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस गेटिंग डिजॉल्व विल इंक्रीज। समझ गया क्या? ठीक है, लिख लो इसको केएच के लिए। टेबल मत बनाना, टेबल बस आपको वैल्यूज दिखाने के लिए मैंने टेबल बनाई थी। ऊपर की 2 लाइन और नीचे की 4 लाइन लिखिए, वो सब लिखा है। एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर्स। कुछ बोल रहा है? टेम्परेचर उतना इफेक्ट नहीं आता उसके कारण, आपको टेम्परेचर अलग से कम करना पड़ता है। ठीक है, लिख लीजिए, ऊपर की 2 लाइन लिखेंगे ये आपके उसके लिए, हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट अ गिवन प्रेशर, लोअर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ये कैसे पता चलेगा? के एच इज इक्वल्स टू पी बाय एक्स होता है, क्योंकि इसी के लिए लाइन लिखी है, देखो, हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर द सॉलिबिलिटी। हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर द सॉलिबिलिटी, आया ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लोअर द वैल्यू ऑफ के एच हायर द सॉलिबिलिटी। उसको लिखने के बाद ये लिख लेंगे।
क्या 7 बजे का अलार्म लगा के रखे हो? हो गया। इसके बेसिस में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो वो यही फॉर्मूले पे आता है ना। आपको के एच और दोनों में से कोई एक क्वांटिटी दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा। जनरली के एच और पी दिया रहता है, एक्स पूछता है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस गेटिंग डिसॉल्व्ड इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस इज इतना एंड हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर दैट गैस इज इतना। एक क्वेश्चन इसी के बाद उसको करते हैं। हो गया। और इससे गिव रीजन का एक क्वेश्चन वही वाला, एक्वाटिक एनिमल्स वाला। ठीक है, तो सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे, ये इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि पहले के एच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है और टेम्परेचर घटाओगे तो के एच की वैल्यू घटेगी, और अगर के एच घटता है तो एक्स बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर कम करने पे एक्स बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस गेटिंग डिसॉल्व इंक्रीजेस। जाहिर सी बात, अगर ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा तो वो कंफर्टेबल रहेंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़े वाला। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, नाइट्रोजन को पानी में डिसॉल्व करवा रहे हैं ना, इज बबल्ड एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.9, ये P दे दिया है ना, N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry log constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। यानी आपके पास P given है, what is P? 0.987 bar, and what is KH? 76.48 into 10 to the power 3, इसको ये बार में ही कन्वर्ट करेंगे ना भाई। ठीक है, और आपको निकालना क्या है? नहीं, मिलीमोल्स, पर पहले तो एक्स ही निकलेगा। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला उससे तो पहले एक्स निकालोगे ना, तो P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। ये जो आपका एक्स निकलेगा ये मोल फ्रैक्शन आया है गैस का, पर हमको तो नंबर ऑफ मोल चाहिए, वो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे ना तो आ जाएगा, पर पहले ये तो निकालो मोल फ्रैक्शन। पहले डिवाइड, क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू पी बाय के एच। P is 0.987 upon KH is 76.48 into 10 to the power 3। सॉल्व करिए इसको। 10 to the power 3 को ऊपर लेके चले जाओ और 987 को 7 इससे मतलब एक और लेके आएंगे तो 4 भी ले सकते हैं ना, फिर 987 और 7.46 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 to the power 4 हो जाएगा। पर वो ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसको, 987 अपॉन 7648 इंटू 10 टू दावर -4। अब इसको डिवाइड करेंगे, सुन रहे? 987 को 7648 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? पहले नहीं जाएगा, है ना, और फिर एक जैसी पॉइंट लगा देंगे तो वन टाइम नहीं जाएगा। 7648 है ना, 0.1 हुआ, अरे हाँ ना, कितना हुआ ये? 2 2 2, ये भी 2, सब 2 2 आ रहा है। चलो अच्छी बात है। अब फिर एक जीरो लगा के नीचे लेके आएंगे। अब बताओ ये कितने बार में जाना चाहिए? 7 का टेबल चलाओ ना, 3 में तो पार हो जाएगा कि 648 भी तो है, 2 टाइम्स में जाएगा ना, तो 2 टाइम्स में 2 8 16 का 6 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 12 2 कैरी 1, 14 प्लस 1 15। चलो 4 2 9
6। करेक्ट है। एक और कर लेते हैं बस लास्ट। अब बताओ 7 9 हाँ 63 बस। तो 0.129 इंटू 10⁻⁻4, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ये आया क्या है आपका मोल फ्रैक्शन। बहुत कम है ना ये, है ना। अब इसको मोल में कन्वर्ट करना है, तभी तो देखो आंसर क्वेश्चन में आपको मिली मोल लिख दिया पहले से ही, उसको पता है आंसर कम आने वाला है यहाँ। हाँ हाँ, तभी तो मिली मोल पूछा है ना आपसे। ये क्लियर है, पर ये आंसर नहीं है, समझ रहे हो क्या। ये तो ना नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकला है, आपको नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल चाहिए। कैसे निकालते हो मोल फ्रैक्शन। एन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन एन ऑफ नाइट्रोजन प्लस एन ऑफ वाटर, यही तो फॉर्मूला होता है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, वाटर। वाटर लिया, कितना पानी लिया है, 1 लीटर मतलब 1 किलो, और 1 किलो मतलब कितना मोल। ये तो याद होना चाहिए 1 किलो मतलब 1000 ग्राम अपॉन 18, ये 55.55 आता है। तो सॉल्व किए भी है पहले, अपन यूज किए हैं 55 वाली को, 55.55। ये आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आ गया। अब निकाल लो एन, एन ऑफ N2। नीचे आपको लगता है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर दो ना, 55 ले लो। ये तो ऐसे ही बहुत छोटा नंबर आने वाला है, तो कुछ मिली मोल प्लस 55 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 55.55। तो ये कितना आया हमारा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू n ऑफ N2 डिवाइडेड बाय n ऑफ H2O। यहां मैंने क्या किया, समझ गए क्या, क्या किया अपन ने। n ऑफ N2 प्लस n ऑफ H2O को अप्रोक्सीमेटली n ऑफ H2O ही ले लिया, क्योंकि ये नंबर बहुत बहुत छोटा है। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 55.55 को मल्टीप्लाई कर दो, अब तो इजी है। n of N2 is equals to 55.55 into 1.29 into 10⁻⁻5। फाइनल आंसर मिली मोल में होना चाहिए। बताइए, मल्टीप्लाई करके उसको मिली मोल में कन्वर्ट कर देना। एक 5 इधर का भी कम करना चाहो तो कर सकते हो कम, 55.5 ले लो, क्योंकि वो तो 5 चलता ही रहेगा ना, तो कम ही कर लो ना उसको, कैलकुलेशन और बढ़ाएंगे नहीं तो। अब कितना रहा मल्टीप्लाई करने पर, 55.5 इंटू 1.29। ऐसे देखते से हो जाएगा मल्टीप्लाई। फाइनल वैल्यू बताओ ना, पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2-3 डिजिट तो बताओ। 0.7159, तो 1.16 कर लो उसको, 0.716 मिलीमोल। आंसर इज 0.716 मिलीमोल्स। समझे क्या क्वेश्चन। तो आपको लग रहा होगा यहां तक हमारा आंसर आ गया, तो नहीं, ये तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन आया, बट आपको निकालने मिलीमोल्स मतलब मोल्स निकालने बोला है। इसको क्वेश्चन बढ़ाना होता ना तो और बढ़ा देता, क्या बोल देता, मास निकालो। पर क्या करना, बहुत सिंपल है, इस मोल जो भी आया ना इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 28 की 14, जल्दी बताओ। 28, क्योंकि N2 होता है ना, तो 14 टू द 28। समझे क्या बोला मैंने अभी। हाउ मेनी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा बोल देता क्वेश्चन, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालते, फिर मोल निकालते, फिर उस मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते। अभी तो बताया था ना मैंने शुरू में कि ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड, और मोल को मास में करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई। n इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मास इन ग्राम आ जाएगा, और अगर मास इन ग्राम है मोलर मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। देखो ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, उसको
रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मतलब नाइट्रोजन गैस 28 ग्राम है, आप ये भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन गैस है। दोनों का मीनिंग सेम है, बस एक मोल के टर्म्स में है, दूसरा मास के टर्म्स में है। और उस मोल और मास का कन्वर्जन फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है ये? पक्का? कोई डाउट? आयुष, कोई डाउट नहीं कि समझ में नहीं आया? पक्का क्लियर है ना क्वेश्चन? ठीक है। और आपको राज? ठीक है, तो पहले हमने फॉर्मूले से मोल फ्रैक्शन निकाला, फिर मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल निकाल दिए। ये वाला भी क्लियर है ना? क्योंकि ये चीज बहुत छोटी नंबर, आप खुद देखो 0.716 इंटू 10⁻³ आया आंसर हमारा। मिली मतलब क्या होता है? 10⁻³ तो 0.716 इंटू 10⁻³ के सामने 55 तो बहुत ही बड़ा नंबर है ना? तभी तो अपन ने यहां उसको नेग्लेक्ट कर दिया था, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, चलो ये एप्लीकेशन समझते हैं। एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट वाली पढ़ो जल्दी से एक बार। To increase the solubility of CO2 in soft drink and soda water, the bottle is sealed under high pressure. क्लियर है? ये है आपके उसके हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन स्कूबा डाइवर्स वालों के लिए है, और थर्ड एप्लीकेशन जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके लिए है। दोनों का मतलब क्या समझना, एक में प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, एक में प्रेशर कम है। आप जब पानी के अंदर जा रहे हो, स्कूबा डाइवर्स मतलब क्या होते हैं? जो डीप वाटर में जाकर के तैरते हैं ना, उनको हम स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं। तो उसके लिए वो प्रॉपर सिलेंडर्स लेके जाते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए स्विम कर रहे हो, पानी के सरफेस में रहकर स्विम कर रहे हो तो अलग बात है, बट अब आप पानी के अंदर हो और बहुत देर तक हो, तो बिना सिलेंडर के तो जाएंगे नहीं। तो दे टेक सिलेंडर्स जिसमें हवा एयर भरी होती है। अब ऑक्सीजन नहीं बोलते कभी भी, क्या होती है? एयर भरी होती है। हम अपने लिए भी नहीं बोलते कि वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं, वी इनहेल एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन। आप ऐसा बोल सकते हो। आप सिंपल सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ा इनहेल करते हो कि एयर में से ऑक्सीजन बाकी सब हटा दिए, ऑक्सीजन लूंगा अंदर, ऐसा तो ना करेंगे, ऐसा कर ही नहीं सकते ना। एयर में तो सब मिक्स है, तो वो जा तो पूरी एयर रही है हमारे शरीर के अंदर, राइट, बट दैट एयर इज रिच इन ऑक्सीजन। इन द सेम वे जब वो सिलेंडर्स में भी एयर भरते हैं, पर एयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? नाइट्रोजन की। तो वो नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा भरा जाती है इसमें, और हाई प्रेशर में नीचे जाने से वो नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड में डिसॉल्व भी हो जाती है। ऑक्सीजन भी डिसॉल्व हो रही है, नाइट्रोजन भी डिसॉल्व हो रही है। वो डिसॉल्व ऑक्सीजन तो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स यूज कर लेंगे एनर्जी प्रोडक्शन में। आप नीचे जाओगे तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना भाई, आप मूवमेंट कर रहे हो अंदर तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो ऑक्सीजन जो अंदर डिसॉल्व हो गया ब्लड में हाई प्रेशर के कारण, आपके ऊपर कितना पानी है तो हाई प्रेशर है ना आपके ऊपर, वो प्रेशर के कारण गैस डिसॉल्व हो गई, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गया, ऑक्सीजन आपने यूज भी कर लिया, बट नाइट्रोजन थोड़ी ना यूज करते हो आप। नाइट्रोजन यूज करता है क्या हमारा बॉडी में कहीं? है ना? तो वो नाइट्रोजन गैस अभी तो डिसॉल्व फॉर्म में है, पर जब आप ऊपर आओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व हो गई थी हाई प्रेशर के कारण, वो अब अनडिसॉल्व हो जाएगी, और अनडिसॉल्व होकर क्या बना देगी? बबल। ये बबल कहां रहेगा? आपके ब्लड के अंदर। तो ये ब्लड में वो बबल है, तो आपकी जो कैपिलरीज हैं, जो वेसल्स हैं, उनको वो ब्लड, वो बबल क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। वैसी कैपिलरी बहुत पतली होती है ना, उस कैपिलरीज को ये बबल क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। तो उससे एक पेनफुल कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं बेंड्स। तो ये स्कूबा डाइवर्स में ऑब्जर्व किया जाता है, इस टाइप का एबनॉर्मैलिटी बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, वही तो हेनरी लॉ है उसकी। हाँ मतलब देखो, प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना, तो नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गया अंदर जाने के बाद। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में नाइट्रोजन उतना जल्दी डिसॉल्व नहीं होता ब्लड में, पर आप तो अभी अंदर हो ना पानी के, जहां प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, तो वो गैस डिसॉल्व हो जाएगी ब्लड में हाई प्रेशर में। पर जैसे ही ऊपर आए, अब तो प्रेशर नहीं है, अब तो आपके ऊपर नहीं है पानी, तो वो जो डिसॉल्व हो गई थी वो उल्टा हो गया, अनडिसॉल्व फॉर्म में आ गई, और उसके कारण बबल आ गया। उसको ठीक करने के लिए अपन क्या करते हैं ना, ऐसी कोई गैस साथ में डाइल्यूट करते हैं सिलेंडर में, हाँ, जिसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होती है। हर की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है ना, ऐसा तो ना जितना ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है उतना ही नाइट्रोजन डिसॉल्व हो रहा होगा, उतना ही हीलियम डिसॉल्व हो रहा होगा। तो हम हीलियम गैस को ज्यादा भरते हैं डाइल्यूट करने के लिए, ताकि नाइट्रोजन कम रहे और सॉल्युबिलिटी कम हो जाए थोड़ी सी। हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है ब्लड में एट हाई प्रेशर ऑल्सो। हाँ, पर पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत है ना। हम बाई वॉल्यूम कितना पढ़ते हैं, नाइट्रोजन कितना है बाय वॉल्यूम? 78% है।
20% कुछ ऑक्सीजन है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि नाइट्रोजन एकदम 0 हो जाए, बट नाइट्रोजन रहेगा, थोड़ा बहुत हीलियम ने नाइट्रोजन की जगह ले ली है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो है एनॉक्सिया, ये किस चीज का होता है, ये माउंटेनियर्स के लिए है, जहां पे हाइट में जाके प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन उनको कम मिल रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन कम डिजोल्व हो रहा है, राइट, तो उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और उस कंडीशन में उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो कम हो जाती है। और ऐसा तब ऑब्जर्व किया गया था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, वर्ल्ड वॉर 2, तो जो जेट प्लेन्स थे वो एक हाइट तक तो प्रॉपर एम कर पा रहे थे, नीचे मिसाइल्स छोड़ पा रहे थे, पर जब वो एक हाइट के ऊपर गए ना तो उनसे प्रॉपर निशाना नहीं लग रहा था। उसका कारण ही था कि एक हाइट में जाने के बाद ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो गई, जिसके कारण इस टाइप का कंडीशन जनरेट हुआ कि दे वर अनेबल टू थिंक, ठीक है। तो हाँ, इसलिए सर दोनों चीज बोल सकते कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी भी है, प्लस प्रेशर कम होने के कारण डिसॉल्व भी नहीं हो पा रहा है। So at high altitudes, the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at high altitudes or climbers. Low blood oxygen causes climber to become weak and unable to think clearly. This is the symptom of condition known as anoxia. ठीक है, तो ये तीन हम याद रखेंगे एप्लीकेशन। वो जो एप्लीकेशन, वो जो अपन ने एक्वाटिक एनिमल वाला पढ़ा, वो एप्लीकेशन नहीं बोल सकते, बट उस चीज को भी याद रखेंगे, वो भी रीजन वाले क्वेश्चन में आता है ना, कि व्हाई डू एक्वाटिक प्लांट्स या एक्वाटिक एनिमल्स फील मोर कंफर्टेबल इन वार्म वाटर, सॉरी कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। और ये तीन हमारी एप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन एप्लीकेशन आप लोग नेक्स्ट क्लास में लिख के लेके आना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लिख चुके हैं, है ना, उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ये एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करना है, ये दोनों क्वेश्चन आपके उसी के क्वेश्चन है, हेनरी लॉ के ही। अनसॉल्व क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा टेक्स्ट के अंदर ही, एक्सरसाइज नहीं जा रहे अपन अभी ना, इंटेक्स क्वेश्चन में ही ये दो अनसॉल्व क्वेश्चन है। और जो आज हमने नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन किया है वो सॉल्व क्वेश्चन है, ये दोनों ट्राई करना, बनेगा तो ठीक है, अदरवाइज हम इन दोनों